बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इरफान रज़ा और मैं आपको बीएस मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट जो है वो कैलकुलस 2 पढ़ा रहा हूँ। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल्स। अभी हमने जो पीछे पढ़े थे वो थे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स और आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का जो है सिंपली आप इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्वेश्चंस जो हमें दिए गए होते हैं, जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल में कुछ हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, तो उन वैल्यूज़ को हम देख के हम बता सकते हैं कि ये जो है डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, और जिन पे वैल्यूज़ वो नहीं होंगी वो इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है वो कहलाते हैं। डेफिनेट इनडेफिनेट होते क्या हैं? इनडेफिनेट तो वो है जिसका कोई प्रॉपरली आंसर नहीं आता, जिसका आंसर जो है एक इक्वेशन की शक्ल में आ रहा होता है। आपने देखा होगा कि हम जब इंडिकेशन करते थे क्वेश्चंस की तो हमारे आंसर एंड पे आगे हम जो आंसर था वो एक वेरिएबल्स की शक्ल में था, उसमें एक्स वगैरह थे, साइन कोस वगैरह थे और साथ बाकी फंक्शंस थे। तो हमारे पास कोई आंसर जो है वो डेफिनेट आंसर नहीं था, यानी कोई कांस्टेंट आंसर नहीं आ रहा था, कोई हमारे पास नंबर्स में आंसर नहीं आ रहा था कि जिसे हम कह सकते हैं ये डेफिनेट है। मगर डेफिनेट इंटीग्रल जो हम पढ़ेंगे उसमें आंसर जो है कांस्टेंट की शक्ल में आएगा, डेफिनेट आंसर आएगा, यानी कोई नंबर्स, कोई भी इंटीजर्स आ सकता है। तो इसलिए हम इसको डेफिनेट और इनडेफिनेट बोलते हैं कि डेफिनेट में आंसर जो है वो एक डेफिनेट आता है, इसको समझना आसान होता है, और इनडेफिनेट में जो आंसर है वो इक्वेशन की शक्ल में आता है, उसको जो समझना है वो थोड़ा मुश्किल होता है और पता नहीं चलता स्टूडेंट्स को कि इसका क्या प्रॉपर आंसर है। तो आज हम जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में से कि हमारे पास पहचान मैंने बताई थी कि इंटीग्रल के ऊपर और नीचे ये दो लिमिट्स होंगे, ठीक है, ए और बी, और साथ फंक्शन होगा और साथ उसके dx होगा। जो इंटीग्रल के नीचे वैल्यू होगी इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। जो इंटीग्रल के नीचे लिमिट है इसे बोलते हैं लोअर लिमिट का नाम देते हैं, जो इंटीग्रल के नीचे होता है। और जो इंटीग्रल के ऊपर वैल्यू होती है इसे बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट नीचे वाली है, अपर लिमिट जो है वो ऊपर वाली होती है। उसके बाद ये एफ ऑफ एक्स, ये वो फंक्शन है जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। ये फंक्शन है जिसकी हम इंटीग्रेट जिसको कर रहे हैं, और डी एक्स जो है ये वो वेरिएबल है हम जिसके लिहाज से, जिसके रिस्पेक्ट जो है वो इंडिकेशन कर रहे हैं। यहाँ डी एक्स जो है एक्स वेरिएबल है, तो एक्स के लिहाज से, एक्स वेरिएबल के लिहाज से इसकी इंडिकेशन की जा रही है, ठीक है। और ये फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स की इंडिकेशन की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स से ये मतलब है। और पूरा जो है फंक्शन इंटू डी एक्स इसे बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी, कि इसकी इंडिकेशन हो रही है फंक्शन की ए से बी तक, ठीक है। ए से बी तक ये फंक्शन है जिसकी इंडिकेशन कर रहे हैं। तो ये इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है डेफिनेट इंटीग्रल की जो आपने पहले देख लेनी है कि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये फंक्शन है जिसकी इंडिकेशन करेंगे, और dx जो है जो इंडिकेशन जिस वेरिएबल के लिहाज से करेंगे, और इंडिकेशन करने के बाद हमारा जो सोल्यूशन जो है वो एक इंटीजर की शक्ल में आएगा। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। इसकी इंडिकेशन करने के बाद हम ये जो लिमिट है अपर और लोअर लिमिट ये कैसे पुट करते हैं वो हम देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन होगा उसकी हमने इंटीग्रेशन की, स्मॉल एफ एक्स था, इसकी इंटीग्रेशन की तो हमारे पास कैपिटल एफ एक्स आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो ये लिमिट्स होती हैं, अपर और लोअर लिमिट्स हैं, ये हम मोड लगाकर या इसकी ब्रैकेट लगाकर हम इसके राइट साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ होती हैं इंटीग्रल की, ये ब्रैकेट्स लगा के हम इसके राइट साइड पर इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं, ए और बी की। तो इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन तो होगी है, बस लिमिट्स जो है वो अप्लाई करना बाकी हैं। ये अब ए और बी जो अप्लाई करने का तरीका सिंपल ही होता है कि फंक्शन में जो भी हमारा सोल्यूशन आएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारा इक्वेशन की शक्ल में सोल्यूशन आएगा, ठीक है, उसमें आपने जहाँ एक्स होगा वहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई कर देनी है, और फिर माइनस, और जहाँ एक्स है वहाँ आपने लोअर लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। पहले अपर लिमिट लगानी है, माइनस सेंटर में फॉर्मूला का होगा, और फिर आपने लोअर लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो फिर इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है इंटीग्रेशन करने के बाद अपर और लोअर लिमिट को अप्लाई करने का। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ जो सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर प्रॉपर्टी आप याद नहीं करेंगे तो आपके कैसे नहीं सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल की 4 या 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने अच्छी तरह ज़हन कर लेनी है ताकि क्वेश्चन के दौरान जब अप्लाई करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखें हमारे पास क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी यह है कि अगर लोअर अपर लिमिट सेम आ जाए,
किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में लोअर और अपर लिमिट सेम आ जाए तो उसका आंसर हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी, बिकॉज ये प्रॉपर्टी है कि जब लोअर अपर लिमिट सेम आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि आपके पास लिमिट है a से b f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये आपके पास लिमिट है, फंक्शन है। अगर हम इसकी लोअर अपर लिमिट को चेंज कर दें, ये a से b था, अगर हमने b से a कर दिया तो इंटीग्रल में सिर्फ माइनस का जो है वो चेंज आएगा, ठीक है। जब हम अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो इंटीग्रल के बाहर माइनस का साइन आएगा, सिर्फ माइनस का साइन जो है यानी कि वैल्यू साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा, लिमिट अपर और लोअर लिमिट चेंज करने की वजह से। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास फंक्शन के साथ कोई भी इंटीजर जो है, कोई भी कांस्टेंट जो है स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्केलर जो है वो इंटीग्रल से पीछे आ जाएगा, इंटीग्रल के शुरू में आ जाएगा। जैसे हम इंटीग्रेशन में भी यही करते थे, इंडेफिनेट में भी जो भी स्केलर साथ मल्टीप्लाई होता था फंक्शन के तो वो इंटीग्रल से बाहर आता था। तो इसमें वही है कि जो भी स्केलर के मल्टीप्लाई हो रहा है तो के जो है वो इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में दो फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे हैं तो उन सब को अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक, उन सबको सेपरेट लिख सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन को सेपरेट लोअर अपर लिमिट आएगी, सेकंड फंक्शन को भी सेपरेट और लोअर अपर लिमिट आएगी। लोअर अपर लिमिट तमाम फंक्शन के साथ आएगी जब भी आप फंक्शंस को प्लस माइनस की शक्ल में अलग अलग करते हैं। लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि ए से बी, अब एफ ऑफ एक्स को भी एक फंक्शन है हमारे पास। अगर हम एक फंक्शन को दो या दो से ज़्यादा फंक्शन में डिवाइड करना चाहें, ठीक है, हम दो फंक्शन में इसे डिवाइड करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ए से बी है, इसको हम दो इंटीग्रल में डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड करने का ही मेथड होगा कि आप फंक्शन को दोनों में लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, ये फंक्शन दोनों में आएगा, ठीक है। अब दोनों में आने के बाद अब लिमिट तो हमारे पास देखे ए से बी है तो मगर हम इसके अंदर एक नई लिमिट अप्लाई जब करेंगे, जब दो से डिवाइड करेंगे तो लिमिट सेम नहीं रहेगी, लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट चेंज करने का तरीका ये होगा कि जो लोअर लिमिट है वो सबसे पहले इंटीग्रल में लोअर में आएगी, ठीक है, इस पूरी वैल्यूज़ में सबसे लोअर इंटीग्रल की ये वैल्यू है, ठीक है, और जो बी है ये अपर में आएगी, ठीक है, अपर ये अपर नहीं है, अपर इस पूरी वैल्यूज़ का सबसे लोअर ये है और सबसे अपर ये है, ठीक है, सबसे छोटा ये वैल्यूज़ है, नीचे वाली सबसे ऊपर ये वैल्यू है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है इसलिए हम इसको लोअर बोलेंगे और इसको अपर बोलेंगे, और जो बाकी ये दो वैल्यूज़ बच जाएंगी, ठीक है, इसकी जगह पे हम एक नया कांस्टेंट जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है, हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो नया कांस्टेंट ऐड करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा या हमें जो भी मालूम करना होगा उसके मुताबिक ये सी जो है एक नई वैल्यू होगी जो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, अब इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये एक्सरसाइज मैंने आपकी लिखी हुई है 4.6, ये जो मैंने बताया था आपको थॉमस कैलकुलस हम जो पढ़ रहे हैं उसकी 4.6 है। इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए ताकि आपको प्रॉपर्टी जो है वो इजीली क्लियर हो जाए। ये उसी के हवाले से हैं कि आपको प्रॉपर्टी क्लियर हो। पहला आपके पास है, ये उसने 3 वैल्यूज़ दी हुई हमें, ठीक है, वो कह रहा है कि आपके पास एक वैल्यूज़ ये है 1 से 2, इसकी वैल्यू आंसर -4 है, ये एफ़ का फंक्शन है। ये है 1 से 5 और ये भी फंक्शन एफ का है, इसकी वैल्यू 6 है। ये 1 से 5 है, ये जी का फंक्शन है, देखिए ये जी का फंक्शन है, ये एफ का फंक्शन है, लिमिट्स दोनों के सेम है मगर ये एफ है ये जी है, दो ये सेपरेट फंक्शन है। इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 8 है, और ये एक एफ का फंक्शन है 1 से 2, इसकी वैल्यू -4 है। ये 3 हमें फंक्शन की वैल्यूज़ दी गई हैं। वो कहता है कि इन तीनों फंक्शन की वैल्यूज़ को मालूम करते हुए इसमें 6 पार्ट्स दिए हुए फर्स्ट क्वेश्चन में, वो सॉल्व करने आपने। फर्स्ट पार्ट उसने दिया है, वो कह रहा है कि 2 से 2 जी ऑफ एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू निकालें। तो हम देख रहे हैं कि 2 से 2 मीन अपर और लोअर लिमिट सेम है, ठीक है, तो यहाँ ये कोई वैल्यू अप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 0 लगा देंगे क्योंकि अपर और लोअर लिमिट जो है वो सेम आ गई है। तो जिसमें भी अपर और लोअर लिमिट सेम आ जाए तो उसको हम डायरेक्ट जो है वो 0 लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकेंड पार्ट है 5 से 1 जी ऑफ एक्स, ठीक है, 5 से 1 जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमारे पास जो कीमत है वो 1 से 5 की है, ठीक है, जी फंक्शन की वैल्यू 1 से 5 की, ये 5 से 1 है, तो हमें 1 से 5 वैल्यू लगाने के लिए हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, अपर और लोअर लिमिट को ऊपर नीचे जो है वो इंटरचेंज करेंगे। तो जब अपर लोअर लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो बाहर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, माइनस जी ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस जी ऑफ एक्स आएगा, माइनस वैसे आ गया। अब 1 से 5 ये वैल्यू लगा सकते हैं, 1 से 5 की वैल्यू जो है वो 8 है, तो अब हमने यहाँ 1 से 5 की वैल्यू 8 लगा दी है, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरह देखिए हमने ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर ली माइनस वाली, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ तो स्केलर जो है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा,
ठीक है। 3 इंटू एफ ऑफ एक्स 1 से 2 है तो 3 बाहर आ गया और एफ ऑफ एक्स वैसे आ गया, और एफ ऑफ एक्स 1 से 2 इंटीग्रल है, तो एफ ऑफ एक्स 1 से 2 इंटीग्रल है, ये 1 से 5 है, ये 1 से 2 है, तो 1 से 2 की कीमत है -4, तो हमने -4 लगा दिया, तो 3 इंटू -4 आ जाएगा -12, ठीक है। इस तरह देखें हमने तीसरी प्रॉपर्टी भी यूज़ कर ली। इस तरह हमें क्वेश्चन के मुताबिक जो जो प्रॉपर्टी कहता रहेगा आप लोग वो प्रॉपर्टी को हल करते हुए जो वैल्यूज़ जो है वो मालूम करते रहना। उसके बाद नेक्स्ट जो है अगला जो हमारे पास पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में वो हमें बता रहा है कि हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है, पहला जो है वो है 2 से 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट है 2 से 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास नेक्स्ट है। अब 2 से 5 हमारे पास देखिए कोई भी वैल्यू नहीं है, हमारे पास वैल्यू है 1 से 2, ये एफ की है, एफ की, जी की नहीं है, एफ फंक्शन है, तो 1 से 2 और 1 से 5, ठीक है। 1 से 2 और 1 से 5 ये दो हमारे पास फंक्शन है, तो 1 से 2 और 1 से 5 है, तो हमारे पास तो 2 से 5 है, तो हम कोई भी कीमत इस पर नहीं अप्लाई कर सकते ऐसे तो। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम देखिए नेक्स्ट की 5th प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हमारे पास 1 से 5 जो है हम इसको दो हिस्सों में, दो इंटीग्रल में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये a से b था तो हमने दो इंटीग्रल में डिवाइड किया था, इसमें भी 2 से 5 है तो इसको भी हम दो इंटीग्रल में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज़ है उसके मुताबिक डिवाइड करेंगे। अब देखिए गौर से, हमारे पास 1 से 2 और 1 से 5 है, देखिए 1 दोनों में पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, 1 से हम डिवाइड करेंगे, हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो 2 है वो सबसे लो लिमिट में आएगा और जो 5 है सबसे अपर लिमिट में आएगा। दो इंटीग्रल में डिवाइड कर दिया, सबसे लोअर के नीचे 2 लगाया और सबसे से जो अपर था उसके ऊपर हमने 5 लगा दिया, और बाकी जो यहाँ था यहाँ हमने अपनी तरफ से एक नया कांस्टेंट लगा दिया 1, ठीक है। 1 इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास देखें जो लिमिट्स में वैल्यूज़ दी गई हैं वो 1 की हैं। यहाँ कुछ भी होता, अगर यहाँ 3 या 4 होता तो हम 3, 4 भी लगा सकते थे, मगर ज़रूरत के मुताबिक जैसे हमें ये वैल्यूज़ दी हुई है तो यहाँ हमारे पास 1 1 वैल्यूज़ है, इसलिए हमने यहाँ 1 नहीं लगाया, इधर भी 1 लगा दिया और इधर भी 1 लगा लिया। उसके बाद देखिए हमारे पास अभी 2 से 1 और 1 से 5 बन गए। हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो तो कौन सी है, 1 से 5 की वैल्यू तो हमारे पास है, ठीक है। 1 से 5 की 6 वैल्यूज़ है, मगर 2 से 5 की वैल्यू नहीं है हमारे पास 1 से 2 की है, 2 से 1 की नहीं है। तो 2 से 1 की वैल्यू जो है वो बनाने के लिए हमने इसको फिर इंटरचेंज कर लिया, हमने लोअर और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज करने से क्या होगा कि सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। नीचे 1 आ गया, ऊपर 2 आ गया और बाकी ये वैसे आ गया। अब 1 से 2 की वैल्यू लगा सकते हैं, 1 से 2 की वैल्यू है -4, तो -4 लगा दिया आपने इधर, ये देखें, और 6 वैसे आ गया, तो 6 4 10, ये 10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह देखें मैंने ये है 5th प्रॉपर्टी की भी एक प्रॉपर्टी जो है सोल्यूशन की हुई है, क्वेश्चन सोल्यूशन की है। अब 4th का रह गया था प्लस या माइनस में, अब ये कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट 5th पार्ट है इसका। 5th पार्ट में कह रहा है कि 1 से 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन माइनस हो रहे हैं और दोनों में लिमिट एक ही है 1 से 5। तो प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या होगा कि एफ और जी दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे, एफ को हम अलग लिख लेंगे, जी को हम अलग लिख लेंगे और लिमिट्स दोनों के साथ आएगी। 1 से 5 एफ के साथ भी इंटीग्रल पे, और इंटीग्रल 1 to 5 जो है ये जी के साथ भी आएगी। अब हम देखते हैं हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ है, 1 से 5 एफ की वैल्यू 6 है, 6 अप्लाई कर देंगे, और 1 से 5 जी की वैल्यू जो है वो 8 है, तो हम 8 जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो 6 में से 8 नफ़ी करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह देखिए प्लस हो या माइनस हो दोनों सूत्रों में हम कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के मुताबिक, जैसे हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। लास्ट देख लें 6, ये भी 4th ही प्रॉपर्टी की है, 4th प्रॉपर्टी का ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखें हमें दिया गया 1 to 5 4 एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। 1 से 5 है ये, तो इसको भी हम दोनों को अलग करेंगे, फर्स्ट को हम अलग कर लेंगे, सेकंड को अलग कर लेंगे, और एफ के साथ जो कोफिशिएंट था 4 जो स्केलर है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, 4 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यूज़ लगा सकते हैं, 1 से 5 एफ की कीमत है 6, ठीक है। 6 है वैल्यू तो हम 6 लगा देंगे, ठीक है, यहाँ 6 लगा दें, बल्कि ठीक है 6 लगा दी, और उसके बाद 1 से 5 की जो वैल्यू है वो है 8, वो 8 लगा दी है, ठीक है। अब इसको आपस में हमने प्लस माइनस किया, 6 24 माइनस 32, ठीक है, तो 32 जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है हम ये प्रॉपर्टी जो है सॉल्व करेंगे बारी बारी अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो जो हमें क्वेश्चन दिए गए। अब हम जो है वो कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये आपके उसी 4.6 के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इंटीग्रल 7 और लिमिट है 3 से 1, इसकी आपने इंडिकेशन करनी है। तो इंडिकेशन करने का तरीका सिंपल है कि 7 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ 1 रह जाएगा, और 1 की इंडिकेशन होती है x, 1 की इंडिकेशन x होगी।
अब आपने इसमें अपर और लोअर लिमिट्स अप्लाई कैसे करनी है, मैंने बताया था कि जब आप इसकी इंडिकेशन कर देंगे तो जो लिमिट्स है वो हम राइट साइड पे लगा देंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स लगा कर हम राइट साइड पे जो है वो इंटीग्रल की वैल्यूज़ लगा देते हैं। 3 यहाँ लगाने के बाद अब इस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि क्वेश्चन में जहाँ x होगा वहाँ अपर लिमिट लगा देनी है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ x है तो यहाँ अपर लिमिट 1 है, 1 लगा दी पहले हमने, फिर माइनस फार्मूले का, और फिर आपने x की जगह पे 3 लगा दिया तो ये 3 आ गया। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी, तो माइनस किया 2 और 2 7 14, 14 माइनस 14 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है ये। इसमें क्या करना है कि हमें दिया है 0 से 2 2t माइनस 3 इंटू dt। इसकी पहले आपने इंडिकेशन करनी है। इंडिकेशन बिल्कुल सिंपल है कि 2 एज इट इज़ आ जाएगा, t की पावर 1 है तो t इसके अलावा 2 आ जाएगा माइनस, ठीक है। उसके बाद t की 3 की इंडिकेशन कर देंगे, ठीक है। 3 की इंडिकेशन करेंगे तो 3 की इंडिकेशन हम करेंगे तो 3 की आ जाएगी 3t, ठीक है। 3t इसकी इंडिकेशन आ जाएगी। इंडिकेशन करने के बाद फिर आपने इसमें अपर और लोअर लिमिट जो है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। अपर और लोअर लिमिट जो हम अप्लाई करेंगे तो अपर और लोअर लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो देखें हमारे पास लिमिट 2 और 0 साथ में वैसे लगा देंगे, ठीक है। साथ में वैसे लगाने के बाद अब इसमें अपर लिमिट लगाएंगे, बचता हमारे पास क्या है t² माइनस 3t बचता है, 2 to 0। पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे 2, जहाँ t है वहाँ आप अपर लिमिट 2 लगा रहे हैं तो आ जाएगा 2² माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। अब हम लोअर लिमिट लगाएंगे 0, तो 0 लगाने से 0 माइनस 0 ही आ जाएगा। यहाँ 0 लगाएं तब भी 0, यहाँ 0 लगाएं तब भी 0, तो 2 to 4 4 माइनस 6, तो 4 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा -2, ठीक है। तो इस तरह देखें हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा -2। सिंपली पहले आपने इंडिकेशन करनी है, इंडिकेशन करने के बाद फिर आपने लिमिट्स लगानी है। लिमिट्स लगाने का तरीका बता दिया, पहले जहाँ वेरिएबल है वहाँ आपने अपर लिमिट लगानी है, फिर माइनस फार्मूले का, फिर आपने लोअर लिमिट लगानी है और प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। ये है लिमिट है 1 to 0 3x² प्लस x माइनस 5 dx है। इसकी इंडिकेशन करनी है। इंडिकेशन तो पहले किसकी करते हैं, x² है तो इसकी इंडिकेशन आ जाएगी x3/3, x की इंडिकेशन आ जाएगी x²/2, ठीक है, और 5 की इंडिकेशन आ जाएगी 5x। ये तो सिंपली हमने पहले इंडिकेशन कर लेनी है। इंडिकेशन करने के बाद हमारे पास बाकी कटिंग होने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेगी वो आपने साथ ही लगा देनी है कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ बाकी बच रही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इस पर अपर और लोअर लिमिट लगा देनी। अपर लिमिट हमारे पास है 0, तो जहाँ x वहाँ पहले 0 लगाया तो सारा ये 0 हो गया, ठीक है। फिर 1 लगाया, जहाँ x तो वहाँ 1 लगाया तो ये भी 1, 1 की पावर 2 1 और -5 इंटू 1 -5 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 जो है हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो क्वेश्चन थे 4.6 के थे जो मैंने आपको यहाँ लिख के दिए, करके दिए, ठीक है। तो अब 4.7 में भी सारे क्वेश्चन जो है इसी तरह के हैं। 4.6 और 7 जो है सारी के सारी डेफिनेट इंटीग्रल की है। अब 4.7 के मैंने कुछ यहाँ सोल्यूशन किए हुए हैं, वो देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 किया मैंने, ये है 0 to π 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स, ठीक है। 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स, इसको आपने सोल्यूशन करना है। तो सिंपली इंडिकेशन करते हैं। जब इंडिकेशन करेंगे 1 की इंडिकेशन तो आ जाएगी x, 1 की इंडिकेशन x आ गई, और cos की इंडिकेशन आ जाएगी sin x, ठीक है। ये cos की इंडिकेशन जो है ये sin x आ गई, 1 की x और cos की sin x। इंडिकेशन करने के बाद अब हमने इंडिकेशन करने के बाद लिमिट लगा देनी है। जहाँ x वहाँ पहले अपर लिमिट लगानी है, पाई लगाएं, जहाँ पाई प्लस साइन पाई अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 है, 0 लगाएं, 0 प्लस साइन 0, 0 0 0 ही हो गया सारा, साइन 0 0 होता है इसलिए ये 0 हो जाएगा, और पाई भी वैसे आ गया और साइन पाई भी 0 होता है, तो जस्ट आंसर हमारे पास पाई ही रह जाएगा, ठीक है। इस तरह देखें, पहले जस्ट इंडिकेशन तो इसकी 1-2 लाइनों की होगी। डेफिनेट इंटीग्रल में इंडिकेशन ज़्यादा लंबी नहीं होती, इंडिकेशन चंद लाइनों की होगी, सिर्फ आपने अपर और लोअर लिमिट जब लगानी है तो तब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है प्लस माइनस करते हुए। 14 क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास है 0 to π/3 4 secant x tan x dx। ये हमें लिमिट है 0, लोअर है अपर है 4 π/3। 4 स्केलर तो वो बाहर आ गया, अंदर आ गया secant x और tan x, और secant x और tan x की इंडिकेशन होती है secant x, ठीक है। ये तो हमने देखे सिंपली इंडिकेशन कर ली है। अब इसमें अपर और लोअर लिमिट जो है अप्लाई करनी है, ठीक है। जहाँ x वहाँ पे अपर लिमिट लगानी है, फिर जहाँ x वहाँ अपने लोअर लिमिट लगानी है। अपर लिमिट लगाएंगे secant π/3 आ जाएगा, फिर 0 है तो secant 0 आ जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों हमने अप्लाई कर ली। secant π/3 होता है 2 और secant 0 होता है 1, 2 - 1 1 1 × 4 4, तो ये इसका सिंपली 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपनी वैल्यूज़ याद करनी है आपने, ये साइन कोस की याद करें तो आपको secant और कोसिकेंट और कॉट वगैरह की खुद ही याद हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है,
ठीक है। 22 क्वेश्चन में है 1/v³ माइनस 1/v4 इंटू dv। तो इंटीग्रेशन करने से पहले हम पहले v को ऊपर आके नफी कर देंगे, v-3 और v-4 और लिमिट है -1 से +1। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी पावर में 1 ऐड कर दिया और वही बटे में, इसकी पावर में 1 ऐड कर दिया वही बटे में आ गया, ठीक है। पावर रूल लगा दिया इंटीग्रेशन का। फिर ये नफ़ी है, इसको बटे में लेकर जमा कर दिया, ये भी नफ़ी है, ये भी नीचे आके जमा हो जाएगा। यहाँ तक तो हमारी पूरी इंटीग्रेशन हो गई है। अब हमने इसमें अपर और लोअर लिमिट जो है वो अप्लाई करनी है। अपर और लोअर लिमिट लगाने का फिर वही सिंपल मेथड है कि पहले जहाँ v है वहाँ अपर लिमिट लगा दें। 1 लगाया 1/2 आ गया, इधर 1 लगाया तो 1/3 आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट लगा दें, -1 लगा दिया आपने, v की कीमत -1 लगा दी, यहाँ पे v की कीमत -1 लगा दी तो -3 आ गया। फिर इसको आपस में एलसीएम लिया, इसका भी एलसीएम लिया और एंड ऑफ से हमने प्लस माइनस करना है तो हमारा ये सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। बता रहा हूँ कि देखिए बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, सिर्फ एक चीज़ नहीं आई कि लिमिट्स है। लिमिट्स को जो पुट करने का तरीका इसमें नया है, बाकी इसमें कोई मेथड जो है कोई चीज़ नई नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट एग्जांपल करते हैं, फिर अपने लेक्चर को हम खत्म करते हैं। 27 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 0 to 1 - 2x होल पावर 3 इंटू dx, ठीक है। इस पे भी हमने इंटीग्रेशन करनी है। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 1 - 2x पावर 3 है, तो यहाँ हमने पावर रूल अगर अप्लाई करना है तो इसका आगे डायरेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अगर डायरेक्टिव है तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो आगे इसका डायरेक्टिव बनाने में -2 की कमी थी, तो हमने -2 से डिवाइड कर दिया और -2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों हमने कर दिया। फिर उसके बाद अब इसका डायरेक्टिव आगे है तो हमने पावर रूल लगा दिया, ठीक है। पावर 3 थी, ठीक है, तो पावर में 1 जमा और वही बटे वही पावर रूल लगा दिया आपने, और लिमिट जो है वो 7 वैसी की वैसी आ गई। ये 4 to 8 आ जाएगा और 1 - 2x पावर 4 एज इट इज़ आ जाएगी और 1 से 0 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसमें अपर और लोअर लिमिट लगा देंगे, जहाँ x वहाँ पहले हमने 1 लगा दिया, फिर हमने जहाँ x था वहाँ आपने 0 लगा दिया। इसको हमने हल किया, ये भी 1, ये 1, 1 - 1 0, तो इसका सोल्यूशन सारा ही 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सिंपल मेथड है कि आपने सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है और इंटीग्रेशन करने के बाद जो है उसमें लिमिट्स जो है वो अप्लाई करनी है। तो लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है ये इसका प्रॉपरली सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये लास्ट 27 क्वेश्चन जो है वो देख लें। 27 में दिया गया है 0 to 1 - 2x पावर 3 इंटू dx है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इंटीग्रेशन करने का रूल आपको पता है कि हमारे पास आगे डायरेक्टिव होना चाहिए। अगर डायरेक्टिव है तो हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसका आगे डायरेक्टिव नहीं है कहीं भी, तो डायरेक्टिव हमारे पास इसका बनता है -2x, -2x का -2 बनता है, तो -2 नहीं था तो हमने -2 से देखे अंदर मल्टीप्लाई किया है और बाहर हमने -2 से डिवाइड किया है, डिवाइड और हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं अब कि इसका आगे डायरेक्टिव बन गया, तो अब हम इसके पहले पावर रूल लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इस पर लिमिट्स लगाएंगे। तो इसमें 3 पावर है तो पावर रूल लगा दिया, पावर में 1 जमा कर दिया और जो आंसर आता है उसी से हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि 4 ऊपर आ गया 4 नीचे भी आ गया। तो ये 4 to 8 बाहर लिख लिया और बाकी 1 - 2x की पावर 4 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। और लिमिट जो थी हमारे पास 0 से 1 तो थी, वो मैंने बताया था कि आप लिमिट जो हमेशा राइट साइड पर लिखते हैं जो भी इंडिकेशन होने के बाद। अब हमने 0 से 1 था, ये लिमिट अप्लाई करनी है, जहाँ x है वहाँ ये x है हमारे पास, यहाँ x की कीमत पहले 1 लगा दी आपने, ठीक है, 1 - 2 आ जाएगा, फिर हमने 0 लगा दी इसकी जगह पे, तो ये 1 - 0 आ जाएगा। तो 1 - 2 -1, -1 की पावर 4 +1, ये भी 1 की पावर 4 1, तो 1 - 1 कट गया तो 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई भी 8 किया तो 0 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है वो अपने क्वेश्चन जो मैंने बताई एक्सरसाइज 4.6 और 4.7, ठीक है, थॉमस कैलकुलस की है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इन